फायरबेस कंसोल आपने ओपन करनी है। अगर आप फायरबेस लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे इस साइड पे आ जाता है आपके पास ना कंसोल के ऑप्शन, वहां से आप जा सकते हैं। यहाँ से या गो टू कंसोल, अगर आप फायरबेस पे जाते हैं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं गूगल पे फायरबेस कंसोल। इसके बाद आप पास यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही होगी ऐड प्रोजेक्ट की, और जो पहले से प्रोजेक्ट एडिड है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं। तो आपने ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है, एंटर योर प्रोजेक्ट नेम। तो आप कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं जो भी आप बना रहे हैं। मैं बिल सर यहाँ पे रख देता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये नाम अभी ये कुछ इस पे हवाले सर्च करेगा, यहाँ पे आ रहा है। तो इसने कोई यूनिक नेम रखना होता है आपका, आप जो मर्जी नाम रख दो, इसने कोई आईडी देनी होती है, तो ये आईडी उसने दी है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट देखेंगे ये आईडी कहाँ पे यूज होती है या क्या करते हैं इस आईडी के साथ। तो सिंपली आप जो मर्जी नाम रख लें और इसके बाद कंटिन्यू, 3 स्टेप प्रोसेस है ये। इसके बाद ये पूछ रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं और गूगल एनालिटिक्स जो है ये आपने ऑन करने हैं या नहीं, ठीक है। तो ये ऑन किए जाते हैं। एनालिटिक्स जो मैंने आपको बताए थे कि किस रीजन में आपकी एप्लीकेशन यूज हो रही है, कितने यूजर हैं एप्लीकेशन के, इस वक्त कितने एक्टिव हैं, ये सारे एनालिटिक्स होते हैं। और अगर आपकी ऐप क्रैश हो गई है तो उसका रिकॉर्ड भी इसके पास होता है कि किस मोबाइल डिवाइस के ऊपर और किस फाइल की वजह से वो क्रैश हुई है। यानी जैसे लॉग आपका लॉग कैट के अंदर आ रहा था ना, ऐसा ही लॉग सेव कर लेते हैं फायरबेस के अंदर खुद ब खुद। तो वो सारी चीजें होती हैं, इसको एनेबल कर लें, बाय डिफॉल्ट भी इनेबल ही होता है। कंटिन्यू। इसके बाद वो अकाउंट आपसे पूछ रहा है, आपका तो एक ही डिफॉल्ट अकाउंट होगा। अगर मल्टीपल अकाउंट्स हो फायरबेस के एक ही उसके अंदर, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आती है। तो जो भी आपका डिफॉल्ट ही है वो ही आपने सेलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रोसेस को। इसके बाद ये आ जाएगा योर प्रोजेक्ट इज रेडी, कंटिन्यू करें। तो आपका जो भी न्यूली क्रिएटेड प्रोजेक्ट होगा वो आपको शो करवा देगा। लेफ्ट साइड पे आपके साथ सारी ऑप्शन आ रही हैं, स्टोरेज। हाँ, यहाँ पे आपको ऑप्शंस कुछ नजर आ रही हैं। इसमें ये लेफ्ट साइड पे तो सारा आ रहा है ऑथेंटिकेशन के हवाले से। फायर स्टोर है, क्लाउड फायर स्टोर, रियल टाइम डाटाबेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 इसके अंदर है। एक फायर स्टोर है, ये भी डाटाबेस ही है, और एक रियल टाइम डाटाबेस है, ये भी रियल टाइम ही है क्लाउड फायर स्टोर, लेकिन ये जरा डिफरेंट है क्यूरी करने के हवाले से, डाटा गेट करने के हवाले से। पहले यही यूज होती थी रियल टाइम डाटाबेस, यानी सबसे पहले फायरबेस ने ये बनाई थी, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो ये कि मुख्तलिफ ऑप्शन जो होती है ना फिल्टर करने की डाटा को, वो इसमें नहीं थी। आप एक चाइल्ड लेवल तक उसे कह सकते हैं कि जहां पे चाइल्ड वैल्यू ये हो ना वो वाला आ जाए, ठीक है। लेकिन और ज्यादा अगर आपने कम्प्लेक्स क्यूरी करनी है, कुछ और चेक्स लगाने हैं कि मुझे ये चीजों का डाटा चाहिए, जैसे फेसबुक में हो बिल फर्ज कि आपको डाटा चाहिए गुजरांवाला का, और उनका बिल फर्ज आप अली लिखते हो, अली सर्च करते हो, तो अली आपको गुजरांवाला में से चाहिए, जितने भी अली नाम की प्रोफाइल है। तो इस तरह के जो कम्प्लेक्स चेक है ना, मल्टी चेक्स हैं, वो इसमें अवेलेबल नहीं थे। तो उसको इंप्रूव करने के लिए उन्होंने इसमें पंगा नहीं किया, उन्होंने नया ही बना दिया, ताकि वो पुराने प्रोजेक्ट भी चलते रहे जिनके चल रहे हैं, और नया क्लाउड फायर स्टोर बना दिया। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, लेकिन ज्यादा अभी भी यही यूज होता है। उसके बाद स्टोरेज है, अगर आपने कोई फाइल वगैरह स्टोर करनी, ये भी डाटाबेस ही है, ठीक। नाम भी मैंने बताया ना कि उसमें थोड़ी फंक्शनलिटी ज्यादा क्वेरी करने की। स्टोरेज है, स्टोरेज जब आपने अपनी फाइल्स वगैरह को सेव करनी है ना, जैसे प्रोफाइल इमेज हो सकती है किसी की, तो वो आप डेटाबेस में सेव नहीं करते, वो आप किसी स्टोरेज में सेव करते हो, डेटाबेस में उसका लिंक रखते हो, वो लिंक से ही फिर वो डाउनलोड की जाती है और शो करवाई जाती है। तो वो स्टोरेज यहाँ पे यूज होगी, यहाँ पे आप अपनी फाइल से स्टोर कर सकते हो। होस्टिंग भी आप इस पे अपनी कोई वेब होस्ट करनी है वो भी आप इस पे कर सकते हो, कोई अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, तो ये सारी हैं यहाँ पे। ये फंक्शन, मशीन लर्निंग, मतलब काफी सारे टूल हैं इसके अंदर। एनालिटिक्स का अलग से है पूरा पैनल, डैशबोर्ड, इवेंट, कन्वर्जन, ऑडियंस, फनल्स, यानी जब आपकी ऐप चलेगी ना जाके एग्जैक्टली तब ये सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा उसमें से, उससे पहले तो नहीं आती है। तो लेकिन इससे पहले आपको ये आपकी जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, आपको इसके बाद एप्लीकेशन भी क्रिएट करनी होती है इसके अंदर।
एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल एप्लीकेशन क्रिएट हो सकती है। मसलन आपका प्रोजेक्ट तो सेम है लेकिन वो वेब पे भी है, वो एंड्रॉयड पे भी है, वो iOS पे भी है, तो वो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे हैं। एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी हो सकती है, एक एडमिन पैनल हो सकता है, एक यूजर एंड की एप्लीकेशन हो सकती है। तो इसलिए प्रोजेक्ट एक होता है, उसमें मल्टीपल एप्स आप बना सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन तीनों दिए हैं, iOS बनानी है, एंड्रॉयड बनानी है या वेब बनानी है। ठीक है, तो हमारी एंड्रॉयड है तो हम एंड्रॉयड पे क्लिक करते हैं। अब आगे पूछ रहा है कि आपका पैकेज नेम क्या है। इसको जरा गौर से आप देख लेना, आपकी स्पेल मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है और इसने खपा देना, इसने काम नहीं करना देना आगे। आपके जो प्रोजेक्ट का पैकेज नेम है ना, ये आप कह लें कि आपकी जो आईडी होती है, ये जो है आपका पैकेज, ये आपकी प्रोजेक्ट आईडी भी होती है, वो सेम टू सेम यहाँ पे होनी चाहिए, अदरवाइज फायरबेस वर्क नहीं करेगा, कनेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, ये जरूरी है, ये आपकी सेम टू सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट के मैनिफेस्ट में जाओ और उसके अंदर पैकेज का जो टैग बना हुआ है ना, प्रॉपर्टी बनी हुई है, ठीक है, वो पूरे का पूरा कॉपी कर लो, कोई स्पेस ना हो, कोई स्पेल मिस्टेक ना हो, स्पेस का भी ख्याल रखना। ठीक है, ये पूरे का पूरा आप कॉपी करें। लास्ट टाइम नोटिफिकेशन का प्रोजेक्ट किया था, मैं उसी से कॉपी कर रहा हूँ। ये कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे आपने उसका पैकेज बता दिया। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद कोई निक नेम आप रखना चाहें आप रख लें, माई नोटिफिकेशन ऐप। ठीक है, मैं ये निक नेम रख देता हूँ। अभी ये भी ऑप्शनल है, इसका मैं बताता हूँ ये क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शनल है ये। तो ये नेम आप अपनी याद आने के लिए रख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन क्या थी। उसके बाद आ जाएगा रजिस्टर ऐप। ठीक है, रजिस्टर करेंगे, फिर आती है डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये फाइल डाउनलोड होगी और फिर आप जाके इसको रखोगे फाइल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इससे क्या होता है कि जो एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है ना फायरबेस की, वो आपके प्रोजेक्ट के साथ इम्बेड हो जाती है। उसमें काफी सारा डाटा होता है, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो इंटीग्रेट हो जाएगी इसके साथ। अब ये मैनुअल वे है। ठीक है, मैनुअली आपको एक एक चीज देनी है। एक ऑटोमेटेड वे भी है एंड्रॉइड के अंदर, उससे आपको ये सारा कुछ नहीं करना पड़ता। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो ना, अगर एंड्रॉइड स्टूडियो में ये टैब पे जहाँ पे क्रॉस होता है ना, उसी के नीचे एक प्रोफाइल इमेज सा बना हुआ है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करो तो ये आपका, यहाँ से आप इस पे एक अकाउंट ऐड कर सकते हो जीमेल का। तो वो अकाउंट आप ना, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड अकाउंट की, वो अकाउंट आप इसमें ऐड कर दो। ठीक है, वो अकाउंट ऐड करोगे, उससे क्या होगा, उससे फिर आप जाओ टूल्स पे और फायरबेस। ठीक है, इसी के अंदर ऑप्शन, तो ये पैनल ओपन हो जाएगा। मेरा पहले से लॉगिन है तो ये इसलिए ओपन हो जाता है। ठीक है, इसमें अब सारी ऑप्शन वही आ रही हैं जो वहां पे हैं, एनालिटिक्स, रियल टाइम डाटाबेस, फाइल स्टोर, स्टोरेज, हर चीज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से वन क्लिक समझ लें होगा, आप क्लिक करो सारा कुछ आपके लिए कर देगा। कंपैटिबिलिटी का एक इशू होता है इनके वर्जन्स का, वो सिर्फ हमने निकालना होगा इसके बाद वो ग्रेडल के अंदर जाके। बाकी ये सारा कुछ फाइल बनाना, सारा कुछ करना, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो चीज है, ये पता क्या होता है, इसे कहते हैं शाह सर्टिफिकेट, SHA-1 सर्टिफिकेट। SHA-1 सर्टिफिकेट ये है कि मैंने इसको बिल्ड किया, इसको जरा इस तरह से समझना, मैंने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया और मैंने फायरबेस इसमें अटैच किया, सारा कुछ किया। अब फायरबेस की सर्विस ये प्रोजेक्ट जो है वो यूज कर रहा है। अगर ये किसी और के हाथ लग गई, किसी भी तरह से, ठीक है, किसी और के हाथ लग जाता है, ये प्रोजेक्ट इसके पास चला जाता है, तो सारा फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन भी उसके पास ही होगी, तो वो भी तो यही प्रोजेक्ट बिल्ड करके तो बना सकता है एप्लीकेशन। ठीक है, फायरबेस की सर्विस यूज कर सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, एंड्रॉइड स्टूडियो के शाह समझ एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट है ना, वो यूनिक है, तो हर एंड्रॉइड स्टूडियो जो मशीन पे इंस्टॉल है ना, उसका शाह यूनिक होता है। तो यूनिक शाह वहां पे ऐड करना होता है। जब वो आपने ऐड कर दिया ना, अब सिर्फ वही शाह अलो है, तो वही एप्लीकेशन सर्विस यूज कर सकती है। अगर ये कोड उठा किसी और मशीन पे आप बिल्ड करोगे, शाह चेंज हो जाएगा। शाह चेंज हो जाएगा, वो मोबाइल जो एप्लीकेशन जब इंस्टॉल जो होगी मोबाइल में, वो कोई भी उसकी सर्विस यूज नहीं कर सकता फायरबेस की, क्योंकि शाह मैच नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए ये कंसोल में आप जाके मल्टीपल शाह ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पर 2-3 बंदे काम कर रहे हैं ना एक प्रोजेक्ट पे, तो आपने उनके शाह निकाल के, एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑप्शन है, यहाँ ग्रेडल से निकल आता है, वो शाह निकाल के वहां पे जाके ऐड करना होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ से कनेक्ट करोगे ना, तो वो शाह खुद ब खुद एक ऐड कर देगा, लेकिन बाकी टीम मेंबर्स का आपको करना पड़ेगा। अगर वो ऐड नहीं करोगे तब भी ये सर्विस नहीं चलने देगा। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है समझ लो फायरबेस का, आपके प्रोजेक्ट के हवाले से। तो जब आप उससे कर लोगे, लॉगिन कर लोगे, यहाँ पे ऑप्शंस आपके आ जाएंगी।
अभी हमने क्लाउड मैसेजिंग ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, क्लाउड मैसेजिंग ये है, इसका जो नोटिफिकेशंस आते हैं ना, इसे क्लाउड मैसेजिंग कहते हैं। तो सेटअप फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने पे दो ऑप्शन दे रहा है, कनेक्ट टू फायरबेस और दूसरा ऐड एफसीएम टू योर ऐप। सबसे पहले आपने फायरबेस से कनेक्ट करना है इसको। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आके आपसे इजाजत लेगा, यहाँ से पूछेगा आपने कौन सा प्रोजेक्ट इसको देना है या किस तरह से इसको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे वाला जो यहाँ पे लॉगिन है ना, वो और अकाउंट है, और जो यहाँ पे लॉगिन है वो और अकाउंट है, दोनों डिफरेंट अकाउंट है। तो मैं ज़रा ये चेंज कर लूँ, तो इसके बाद इस पे काम करते हैं। इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, मैं उसी जो टूल्स में फायरबेस है ना उसके थ्रू इसको कनेक्ट करूँगा। इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी तक हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट ही बना हुआ है, तो मैं उससे करके तो दोबारा इधर देख दिया। सबसे पहले तो आपने साइन इन करना है। मैंने पुराना अकाउंट खत्म कर दिया, इसमें से साइन इन आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका ये क्रोम के ऊपर लॉगिन है तो वो अकाउंट आपको शो करवा देगा। अकाउंट सेलेक्ट करें अपना। ठीक है, आगे ये आपको बताएगा कि ये चीज़ें जो है एंड्रॉइड स्टूडियो जो परमिशन जो है मांग रहा है, तो अलो कर दें। ठीक है, सक्सेस यहाँ पे आ गया। आगे वो कह रहा है कि आप सर्विसेज एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप कर लें। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये लॉगिन हो गया। ठीक है, मेरे वाली जीमेल जो है वो लॉगिन हो गई है। आप अपने उसमें देख लो ना, एंड्रॉइड स्टूडियो में अगर ये इस तरह से शो हो रहा है आपका ईमेल, तो इसका मतलब हो गया वो। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, टूल्स, फायरबेस, और इसमें से कौन सी सर्विस आपने इम्बेड करनी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। हमने यहाँ से क्या करनी है, फिलहाल क्लाउड मैसेजिंग की। तो सेटअप फायरबेस क्लाउड। अब ये कह रहा है कनेक्ट टू फायरबेस। अभी हमने साइन इन किया सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो को। कनेक्ट टू फायरबेस करेंगे तो वो फिर से आपको फायरबेस कंसोल ओपन कर देगा। यहाँ पे आपने इसको प्रोजेक्ट बताना होगा, किस प्रोजेक्ट के साथ इसको कनेक्ट करना है। मैंने टेस्ट प्रोजेक्ट बनाया, इसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट कर दें। योर डैश स्टूडियो प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू फायरबेस एंड्रॉइड ऐप, और यहाँ पे भी कनेक्टेड शो हो गया। ठीक है, वो बटन खत्म हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ऐड एफसीएम टू योर ऐप। तो ये कह रहा है कि ये चेंजेस होंगी ग्रेडल के अंदर जब आप ये करोगे, तो एक्सेप्ट चेंजेस। अब ये खुद से करेगा, एप्लीकेशन भी बनाएगा, ग्रेडल बिल्ड भी होगा, नई डिपेंडेंसीज भी ऐड हो जाएंगी, सारा कुछ ये खुद ही कर देगा। ये बिल्ड होता है, इतनी देर हम इधर देख लेते हैं। इसको बंद कर देते हैं, ये सक्सेसफुली हो गया। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन नजर आ रही है। उस प्रोजेक्ट के अंदर एक काम डॉट बाइडिंग टैग इस तरह करके एप्लीकेशन एक आ गई है। पहले ये नहीं थी, पहले यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा था iOS, एंड्रॉयड और दूसरी। आप कोई और ऐप भी ऐड कर सकते हैं उसी तरह से। यहाँ पे ऑप्शन अब आ रही है ऐड ऐप, और अगर आप इस ऐप पे क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि ये पैकेज नेम है। ठीक है, जो ऐप एप्लीकेशन जो है वो ऐड की गई है। आगे बाकी की इसकी सर्विसेज हैं। ये डिपेंडेंसी जो भी इसको चाहिए वो सारी डाउनलोड कर रहा है। ये मुकम्मल हो गया, इसने बिल्ड कर लिया। अगर आप ग्रेडल में जाके देखें तो ये सर्विसेज है, गूगल सर्विसेज वगैरह है। यहाँ पे ये आ गया फायरबेस मैसेजिंग। ठीक है, वो डिपेंडेंसीज भी यहाँ पे ऐड हो गई हैं।
और अगर आप जाए ना प्रोजेक्ट के अंदर, इसको यानी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें एंड्रॉयड की बजाय, और ऐप में जाएं तो ये एक फाइल यहाँ पे आ गई है गूगल सर्विसेज डॉट जेसन। अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में देखिएगा वहाँ पे ये फाइल नहीं होगी। ये फाइल है जो बताती है, ये देखें ये आईडी है, यही आईडी क्रिएट हुई थी वहाँ पे। जरूरी नहीं है आपने इसकी कोई सर्विस यूज करनी है तो तब आप ऐड करते हैं, अगर इसकी कोई सर्विस नहीं यूज करनी तो आपको कोई जरूरत नहीं है। तो प्रोजेक्ट की आईडी जो थी हमारी वो वहाँ पे आ गई है, ये आप यहाँ पे डाटाबेस में जाके तो देख सकते हैं। और बाकी भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी, क्लाइंट कौन सा है, आथ कौन सा है, एपीआई की कौन सी है, सर्विसेज कौन कौन सी इसने लेनी है, मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। अदरवाइज अगर आप उधर से करो ना तो आपको ये मैनुअली फाइल यहाँ पे लाके कॉपी करनी पड़ती है। ठीक है, तो डेटाबेस अभी वो क्रिएट आप करोगे तो फिर ये डेटाबेस यहाँ पे बन जाएगी। स्टोरेज का भी इसी तरह से होगा, ऑथेंटिकेशन का भी होगा। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, प्रोजेक्ट सेटिंग है, यूजर्स एंड परमिशंस है, और ये बिलिंग है जो उनका है एक, आप यानी प्रीमियम सर्विस भी ले सकते हैं। ये इसकी देखें, ये प्रोजेक्ट आईडी है, ठीक है, जो यहाँ पे आई है। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी है, जो नाम मैंने रखा था वो है, और उसके बाद यहाँ पे ये ऐप आईडी है, और यहाँ पे वो जो मैं आपको बता रहा था शाह सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो अगर किसी और का करना है। यहाँ पे और ऑप्शंस भी आ रही हैं, जर्नल, क्लाउड मैसेजिंग, ठीक है, वो ऑप्शन आ गई यहाँ पे। ये सर्वर कीज वगैरह होती हैं, इनको भी हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है यूजर्स एंड परमिशन। अभी यहाँ पे देखें तो मेरी आईडी सिर्फ आ रही है, एज अ ओनर रोल है। आपने और मेंबर्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी सिंपली जीमेल बताएं, तो उससे क्या होगा कि इस यही प्रोजेक्ट का जो ये पैनल बना हुआ है ये उसको भी शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी एक्सेस देना चाहते हैं ये फायरबेस की, अगर आपने सिर्फ उसको वैसे ऐड करना है, एक्सेस नहीं देनी फायरबेस की, लेकिन उसको ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर के, वो भी जब ऐप बिल्ड करे तो इन सर्विसेज को यूज कर सके, तो आप यहाँ पे जर्नल में यहाँ पे शाह ऐड कर देंगे। ठीक है, अब वो शाह कहाँ से निकलता है, उसके लिए आपने क्या करना है, इसको मैं वापस ही कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही वापस कर रहा हूँ। आपने जाना ग्रेडल पे, ठीक है, आप प्रोजेक्ट ओपन करें जिसका भी आपने वो शाह ऐड करना है, अपने मेंबर का प्रोजेक्ट आप ओपन करें, यहाँ पे आपको ग्रेडल की ऑप्शन नजर आ रही होगी राइट साइड पे, इसमें ये है नोटिफिकेशन। आप मुझे खुद बताओ और प्रोजेक्ट को आप क्यों सर्विस ऐड कैसे कर सकते, सेम प्रोजेक्ट चाहिए, सेम एप्लीकेशन चाहिए। शुरू में तो आपको बताया उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पैकेज, तो फिर और प्रोजेक्ट आप कैसे ऐड करवा सकते हो उसके अंदर। सेम आपका प्रोजेक्ट होगा, सिर्फ ये है कि मशीन डिफरेंट पे वो बिल्ड हुआ है, वो एप्लीकेशन चलने नहीं देगा, सर्विसेज नहीं यूज करने देगी वो एप्लीकेशन। तो उसके लिए ग्रेडल में जाओ, उसके बाद है टास्क, ठीक है, ये इस तरह से होगा, सबसे टॉप पे इसको एक्सपेंड करो, उसमें है टास्क, टास्क को ओपन करो, उसमें है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड को एक्सपेंड करो तो यहाँ पे साइन इन रिपोर्ट, इस पर डबल क्लिक करो तो ये एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। यहाँ पे ये रिपोर्ट जनरेट हो गई है सक्सेसफुली, और ये आपका शाह1 आ गया। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, मेरे पास ना फिर पूछने आना, वीडियो ही देखना जाके। इसको भी बंद कर देते हैं, तो आपने क्या करना है, ये सारा ही बंद कर देता हूँ। अपने मेंबर का प्रोजेक्ट देखें, सेम प्रोजेक्ट होगा, ज़ाहिर है पैकेज नेम भी उसका सेम होगा, पैकेज आईडी जो है, यानी जो आपने गिट से क्लोन किया होगा, एक ही प्रोजेक्ट पे आप वर्किंग कर रहे हो। आपने जाना उसके प्रोजेक्ट के ग्रेडल में, इसको एक्सपेंड करना है, इसके बाद टास्क है, टास्क को एक्सपेंड करना है, इसके बाद एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड को एक्सपेंड करना है, और उसमें है साइन इन रिपोर्ट, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो ये खुद ब खुद ओपन होगा, एग्जीक्यूट करेगा, और इसको थोड़ा आप स्क्रॉल करो तो ये है शाह1। ठीक है, ये वाला लेना है, और भी है शाह256, ये नहीं चाहिए, शाह1 ये इस तरह कॉपी करना है, कोई स्पेस नहीं होगी ना आगे ना पीछे। ठीक है, बड़े एहतियात से इसको कॉपी करो, स्पेस कोई ना आए इसके अंदर, और यहाँ पे ला के जिसने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है ना, मतलब बिल्ड किया, जैसे मैंने कनेक्ट किया, उसको तो वैसे जरूरत नहीं है, दूसरे मेंबर को आपने करना है, तो ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करो,
और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब है जो SHA-1 का वो है ना फॉर्मेट वो ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने कोई आईडी ठीक दी है, ये SHA-1 जो है वो ठीक दिया है, इसका मतलब होता है कि फॉर्मेट ठीक दिया आपने। जैसे एक ईमेल का फॉर्मेट होता है कि @ आगे डोमेन नेम आना ही आना, उसके बगैर ईमेल नहीं हो सकती। तो ये वो फॉर्मेट को कह रहा है कि ये ओके है, तो सेव कर दो। ठीक है, तो ये एक सेव हो गया। अगर उसके एक्सेस को खत्म करना है तो आप सिंपली उसका शाह यहाँ से डिलीट कर दो, तो वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह आपने ऐड करना है। अब आपका क्या काम होगा इसको करने के लिए कि एक मेन जो आपका ग्रुप लीड है उसने प्रोजेक्ट बनाया है वही कनेक्ट करे फायरबेस के साथ, प्रोजेक्ट को इस तरह कंप्लीट कर ले। उसके बाद जो बाकी मेंबर्स हैं उनके SHA-1 निकाल के यहाँ पे लाके ऐड कर दे, ताकि जब वो भी इस सर्विस को यूज कर सके। और जब वो प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी डिपेंडेंसी उसको ज़ाहिर गिट से मिल जाएंगी। ठीक है, वो डाउनलोड हो जाएगा। जो भी सर्विसेज गूगल सर्विसेज ऐड करना है, वो क्लाउड स्टोरेज वाला, वो क्लाउड मैसेजिंग वाला ऐड करना है, वो सारा कुछ ऐड हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। इतना काम होगा आपका कि सब प्रोजेक्ट के अंदर फायरबेस जो है वो ऐड करने के लिए। हम्म। दो चीजें हैं ना यहाँ पे, SHA-1 ऐड करने का मतलब है कि आप जब ऐप जिस जिसका हो गया वो बिल्ड कर सकता है और इंस्टॉल करके ये इसकी सर्विसेज यूज हो सकती हैं। जो यूजर वाला पार्ट है ना उसका मतलब है कि ये पूरी कंसोल का एक्सेस आपने देना उसको। वो भी जो करना चाह रहा है वो खुद भी जाके फिर शाह ऐड कर सकता है। ठीक है, यानी ये पूरी कंसोल एज इट इज ऐसे ही उसके पास ओपन हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट, इसका डाटा भी, इसके जो मैसेजिंग है वो भी, रियल टाइम डाटाबेस स्टोरेज, हर चीज उसके पास ओपन हो जाएगी। जैसे प्रोजेक्ट एज इट इज पूरा प्रोजेक्ट, जैसे आप रोल डिफाइन करते हो ना उसमें चेंज कर सकता है कि नहीं। आप अगर एडमिन बना देते हो तो ऐसे ही है जैसे आपने प्रोजेक्ट खोला या उसने खोला हुआ कंसोल यानी जो है। तो इस तरह उसको ये प्रोजेक्ट वहां पे शो हो जाएगा बगैर प्रोजेक्ट बनाए। बनाया तो आपने ना, यानी ग्रुप लीड ने बनाया, दूसरे मेंबर्स को भी ये प्रोजेक्ट सेम टू सेम शो हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज आप इसके बाद प्रॉब्लम होगी आपको जब आपने ये साइन इन रिपोर्ट करना है ना, ये निकालना है। तो यहाँ पे भी देखो, आप यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, साइन इन रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको क्लिक करके दोबारा ऐप सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो अगली दफा जब भी इसको प्रेस करोगे ना उसने साइन इन रिपोर्ट ही बनानी है। ठीक है, इसको क्लिक करूंगा ना, रन करूंगा तो इसने साइन इन रिपोर्ट ही बना देनी है। ये देखो बिल्ड करेगा और साइन इन रिपोर्ट ही बनाएगा। तो इससे परेशान नहीं होना कि ये अब इंस्टॉल ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन हमने सेलेक्ट की हुई है ना साइन इन रिपोर्ट के लिए। ऐप सेलेक्ट करें तो अब ये दोबारा से वैसे ही हो गया, यानी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। अब यहाँ पे देखें दोनों ग्रीन हो गए। पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, ऐड कनेक्ट फायरबेस, और यहाँ पे आ रहा था ऐड एफसीएम यानी फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग। तो ये दोनों ग्रीन हो गए कि सब ओके हो गया। अब इसके बाद उन्होंने कोड भी नीचे लिखा हुआ है कि आपने कौन सा कोड यूज करना है, क्या करना है। कोड में यहाँ पे दो आपको मेथड नजर आ रहे हैं, ओन टोकन रिफ्रेश, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है सेंड रजिस्ट्रेशन टू सर्वर। अब ये खुद का बनाया हुआ है सेंड रजिस्ट्रेशन टू सर्विस जो इन्होंने बनाया। और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने ये आल्सो ऐड द सर्विस टू योर मैनिफेस्ट फाइल। ये फायरबेस की जो ये है ना मैसेजिंग की, ये एक सर्विस है। अभी तक हमने एक्टिविटी और एप्लीकेशन को देखा है, सर्विस को नहीं हमने देखा। सर्विस को डीपली हम एक लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सर्विसेज जो होती हैं वो बैकग्राउंड पे रन हो रही होती हैं, क्योंकि हर वक्त तो आपने एप्लीकेशन ओपन ही रखी होती है लेकिन नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। तो ये सर्विस आपको बैकग्राउंड पे ये रन हो रही होती है, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो फौरी तौर पे शो करवा देती है। एक चीज। दूसरी चीज, नोटिफिकेशन का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि जो ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ रहा होता है जो आपका स्टेटस बार के अंदर आता है। असल में फायरबेस का ये जो मामला है ना, ये दो तरह के नोटिफिकेशन भेज सकते हैं आप फायरबेस से। एक डिफॉल्ट नोटिफिकेशन है जिसे सिस्टम नोटिफिकेशन भी ये कहते हैं, और दूसरा यूजर नोटिफिकेशन या डाटा नोटिफिकेशन। जो डिफॉल्ट नोटिफिकेशन है ना उसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, कोई आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, वो एज अ नोटिफिकेशन ही आता है। लेकिन जो यूजर या डाटा नोटिफिकेशन है ना उसको आपको खुद हैंडल करना है। वो आपके पास वो डाटा लेके आ जाता है, अब आप उसने उसका नोटिफिकेशन दिखाना है नहीं दिखाना वो आपकी अपनी मर्जी है। लाइक आप व्हाट्सएप में भी अगर किसी को म्यूट कर देते हैं तो उसके नोटिफिकेशन नहीं आपको आते। ठीक है, तो अगर यही काम आपने फायरबेस के साथ भी करना हो, मे बी को वो म्यूट कर दे, तो
वो काम आप कैसे कर सकते हो यूजर नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि उसमें आपकी अपनी मर्जी होती है आप नोटिफिकेशन दिखाओ या ना दिखाओ। फायरबेस ने एक मेथड कॉल कर देना बस उस सर्विस के अंदर, वो मेथड ऑन मैसेज का मेथड होता है, वो कॉल हो जाएगा, आपको डाटा भी मिल जाएगा उस मैसेज के अंदर क्या है, लेकिन वो नोटिफिकेशन दिखाना या ना दिखाना आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, यानी आपने अगर कोई लॉजिक लिखी है उसके लिए, या आपने चेक किया कि सेटिंग में पड़ा हुआ कि भाई म्यूट रहना है, नोटिफिकेशन नहीं दिखाना, तो आप नहीं दिखाते। अगर वहां पे है कि नोटिफिकेशन दिखाने चाहिए, म्यूट नहीं करना, तो वो आप फिर दिखा देते हो। तो इन इससे नहीं कंफ्यूज होना, इसमें दो तरह के चलते हैं, लेकिन जो सिस्टम वाले मैं कह रहा हूँ ना, जो डिफॉल्ट वाले सिस्टम वाले हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, कोई कॉल बैक नहीं आता, उसमें कुछ भी नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन ही दिखा देता है। तो सर्विस सर्विस आपने जितनी भी बनानी हो आपको मैनिफेस्ट में बतानी पड़ती है। तो इस तरह ये कोड भी आपने मैनिफेस्ट में लिखना होगा। ठीक है, ये जो है नेम है ना, ये आपने उस क्लास का नेम है, सर्विस भी एक क्लास ही होती है, तो ये उस क्लास का नेम है, वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। और आगे आ गया जी हैंडल मैसेजेस, ऑन मैसेज रिसीव्ड का एक मेथड कॉल होता है, और इसमें आपको मैसेज मिलता है, एग्जैक्टली जो भी डाटा आया ना वो आपको इसमें मिलना होता है। तो मैं इसको करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं सर्विस के लिए, जावा क्लास, इसको मैं लिख देता हूँ माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो इसका, सिंपली एक क्लास बना ली, इसको आपने एक्सटेंड करना है फायरबेस मैसेजिंग सर्विस से। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेना है। अब इसके अंदर दो मेथड है जो आपने ओवरराइड करने होते हैं, ऑन मैसेज रिसीव्ड, ठीक है, और दूसरा मैसेज है, और दूसरा है मेथड टोकन रिफ्रेश का था, एक मिनट देख लेते हैं, और न्यू टोकन, ऑन न्यू टोकन। पहले मेथड होता था टोकन रिफ्रेश का, अब चेंज हो गया ऑन न्यू टोकन। ठीक है, अब लिखोगे उसको एंटर करोगे तो खुद ही आ जाएगा। अब ये दोनों मेथड क्या है, जो मैसेज आपको मिलना है वो तो इसमें मिलेगा। ठीक है, रिमोट मैसेज, इसको आप करोगे अगर रिमोट मैसेज डॉट गेट डाटा, तो जो भी डाटा की वैल्यू की शक्ल में इसमें डाटा पड़ा होता है, मतलब टाइटल, बॉडी, या इसके हट के भी आपने कोई डाटा इसको साथ भेजा हो तो वो सारा कुछ इसमें पड़ा होता है। तो वो डाटा जो है इससे आपको मिल जाता है। ये जो चीज है ना ऑन न्यू टोकन, और उसमें आपको क्या मिल रहा है, एक स्ट्रिंग आपको मिल रही है, यानी एक एज अ पैरामीटर आपको मिलेगी। जब भी ये कॉल होगा ये ऑटोमेटिकली कॉल होंगे, ये फायरबेस का काम है, वो कॉल करता है और आपको एक टोकन देगा, एक स्ट्रिंग आपको मिलेगी यहाँ पे। इसको मैं लॉग कर लेता हूँ, इसको हम देखेंगे ये स्ट्रिंग क्या है। ऑन न्यू टोकन एस, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आपका सारा कुछ सक्सेसफुली हो गया, आपकी ऐप भी ठीक से रजिस्टर हो गया, फायरबेस भी इसके साथ ओके हो गया, तो आपको जो है ना ये टोकन मिल जाएगा, यानी ये मेथड, ये लॉग आपको जो शो होगा, ये टोकन यहाँ पे मिल जाएगा। अब जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तभी एक दफा आपको ये टोकन मिलता है, या कभी फायरबेस को लगे कि इसको रिफ्रेश करने की जरूरत है, मोस्टली तो नहीं होता, कभी कभार हो भी सकता है। अब ये टोकन क्या करता है, टोकन है एक तरह का आइडेंटिफायर है यूजर का। आपके जो है आपकी एप्लीकेशन 10 लोगों के पास इंस्टॉल है, आपने उनमें से किसी खास को, किसी एक को जो है वो नोटिफिकेशन भेजना है, तो कैसे भेजो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। फायरबेस को क्या पता आपने क्या लॉजिक बनाई हुई है अपनी डेटाबेस के अंदर, यूजर को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप किसी आईडी पे कर रहे हो, ईमेल से कर रहे हो, फोन नंबर से कर रहे हो, मल्टीपल चीजें हैं यूजर आइडेंटिफाई करने के। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, आपको एक टोकन दे दिए, ये टोकन जो है वो सेव करना होता है आपने अपनी डेटाबेस के अंदर, और जब उसको नोटिफिकेशन भेजना है तो इस टोकन के थ्रू आपने भेजना होता है। नोटिफिकेशन भेजते हुए अगर टोकन बताया जाता है कि इस टोकन को ये नोटिफिकेशन भेज दो, तो वो एक पर्टिकुलर को चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने सब कोई भेजना तो वैसे फायरबेस कंसोल में भी ऑप्शन है, वो सब को चला जाता है, वो फिर टोकन को नहीं देखता। लेकिन जब आपने किसी स्पेसिफिक को भेजना है, उसका अलग से कोड है, PHP में लिखा जा सकता है, एंड्रॉयड में भी बिल्ट इन लिखा जा सकता है, कई एक तरीके हैं उसके लिखने के, तो वो आप कोड लिख लो, तो उसमें फिर आपने टोकन बताना होता है।
कि जी इस टोकन पे जो है वो नोटिफिकेशन भेज दो, तो वो किसी एक को चला जाता है। तो इसलिए टोकन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब ये एप्लीकेशन रन होगी फर्स्ट टाइम ये तभी मिलता है, उसके बाद अल्लाह आलम 6 महीने बाद ये रीन्यू हो। हम्म, वो आपको सेव करवाना है ना डेटाबेस में, जैसे ही आपको मिलता है आपने उठा के उसको डेटाबेस में सेव करवा देना। ठीक है, जिस यूजर का वो है उसी का वो टोकन यूज करा वो सेव करवाना है ना। मेरे मोबाइल का अगर मैं मतलब मेरा यूजर है तो मेरे ही अगेंस्ट जो भी डेटाबेस में आपने आइडेंटिफिकेशन रखी है, चाहे ईमेल पे रखी है चाहे फोन नंबर पे, तो उसके लिहाज से सेव करवाना ना। तो इसको हम रन करके देखते हैं कि ये टोकन अभी तक मिला है या नहीं मिला। अगर तो सब ओके होगा तो ये टोकन हमें मिल जाएगा। एक चीज रह गई है कि हमने इसको रजिस्टर नहीं किया। मैंने आपको बताया ना, जो भी सर्विस आपने बनानी होती है, ये भी एक सर्विस है, तो आपको मैनिफेस्ट में रजिस्टर करनी होती है, जो कि कोड हमने यहाँ पे देखा था रजिस्टर करने का असिस्टेंट के अंदर। ये जो चीज है ना, आपने सर्विस के टैग और उसके अंदर जो है सर्विस की बाकी इंफॉर्मेशन आपने मैनिफेस्ट में जाके सेव करनी है। मैनिफेस्ट के अंदर ये आपने एप्लीकेशन टैग के अंदर करनी है, यानी जहां पे एप्लीकेशन टैग क्लोज हो रहा है ना, उससे पहले पहले आपने लिखनी है, उसके बाद एप्लीकेशन टैग क्लोज हो रहा है। अब ये यहाँ पे रेड आ गया कि ये आपने खुद जो नाम रखा है वो यहाँ पे देनी है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे और डॉट उसी तरह जैसे आप एक्टिविटी का देते हो। हमने क्या नाम रखा है, माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विस, तो आप यहाँ पे लिखोगे माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, तो ये अब रजिस्टर हो गई है यहाँ पे। और इसमें आपको परमिशन भी चाहिए होती है इंटरनेट की। इसमें आपको इंटरनेट की परमिशन भी आप ऐड कर दो तो अच्छा है। अब मैंने देखा सम केसेस ये प्रॉब्लम करता है, आप ना भी ऐड करो चल जाता है, और कुछ मैंने देखा प्रॉब्लम करता है। तो बेस्ट यही कि आप ऐड कर दो, क्योंकि इंटरनेट इसको चाहिए। फायरबेस में जब रजिस्टर होना है तो वो इंटरनेट पे ही होना है, और वहीं से टोकन लेके आना सर्वर से। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एप्लीकेशन टैग के बाहर, ये याद रखना टैग के अंदर नहीं लिखना, टैग के बाहर यूजेस यूजेस परमिशन। ठीक है, ये टैग है, आगे आपने इसको नाम बताना होता है क्या है, वो सारा कैपिटल में है, कांस्टेंट डिक्लेयर हुए हैं। तो इंटरनेट आप लिखना शुरू करें कैपिटल में, तो ये है एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट इंटरनेट, एंटर कर दें और ये टैग क्लोज कर दें। तो इस तरह आप परमिशन डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो मैनिफेस्ट के अंदर। ये भी यहाँ पे आपने करनी होती है, जितनी भी परमिशन है आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। स्टोरेज की परमिशन है, लोकेशन की परमिशन है, वो सारी की सारी आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो। अब क्योंकि हमें इंटरनेट चाहिए इस एप्लीकेशन के अंदर फायरबेस पर रजिस्टर होने के लिए, तो मैंने इंटरनेट की परमिशन यहाँ पे ऐड कर दी है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। इस वर्जन को तो देखना पड़ेगा क्या इन्होंने चेंजिंग की है, लेकिन अगर आपको वहां पे टोकन नहीं भी मिलता ना इसके अंदर, तो आप ये टोकन इस तरह से भी निकाल सकते हैं। हाल तो ये डेप्रिकेट हो गया मेथड, अब मतलब ये सपोर्ट नहीं रही इसकी, उसको खत्म करने लगे हैं। लेकिन अभी तक ये तरीकाकार है इस टोकन को निकालने का। क्या आप कहते हो, फायरबेस इंस्टेंस आईडी गेट इंस्टेंस डॉट गेट इंस्टेंस आईडी, उसके बाद लगाना है एक लिसनर ऐड सक्सेस लिसनर। ठीक है, यानी ये एज इट इज आपने कोड ये लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। उसको दो चीजें चाहिए, एक तो कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटी का, और दूसरा कॉल बैक ऑन सक्सेस लिसनर का। उसमें ये आपको देता है इंस्टेंस आईडी का रिजल्ट, और उससे आप कहते हो गेट टोकन, और तो वो टोकन आपको मिल गया। ये एफसीएम टोकन के नाम से मैंने लगाया था, ये आ गया एफसीएम टोकन, और ये पूरा टोकन आपको मिल गया। ठीक है, तो ये टोकन गेट कर लिया, इसका मतलब आपका फायरबेस जो है वो ओके हो गया, क्योंकि उसका इंस्टेंस भी हमने गेट किया, कोई एरर नहीं है, टोकन आपको मिल गया। इसमें एक और इशू भी होता है, क्योंकि एप्लीकेशन जब फर्स्ट टाइम बिल्कुल इंस्टॉल हो रही थी डिवाइस पे, तब ये मेथड कॉल होता है और तब आपको मिलना है। मेरी एप्लीकेशन पुरानी है, पहले से भी इंस्टॉल की है, यूज किया, उसके बाद इसमें ऐड किया, मे भी ये भी मसला हो सकता है इसको।
ठीक है, तो मैं एक दफ़ा ट्राई करूंगा, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट बना के इसको चेक करूंगा। ये एप्लीकेशन बिल्कुल अनइंस्टॉल करके भी हम देख लेते हैं। ये मैं तो अभी कर सकता हूँ, मैं अभी इंस्टॉल कर इसको करके देख लेता हूँ, और ये मसला उस वजह से तो नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी मसला रहता तो आपके पास ये भी मेथड है, आप इससे भी इस टोकन को गेट कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं काम कर रहा, अनइंस्टॉल करके ही मैंने चेक किया है। तो मैं इसको देख लूंगा, आपके साथ शेयर कर लूंगा क्या मसला है, क्यों नहीं काम कर रहा। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि दूसरा मेथड आपके पास है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपसे वो परमिशन ऐड किया, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका कलर चेंज है। तो अगर इस पर होवर करो तो वो कह रहा है एक्सपोर्टेड सर्विस डज नॉट रिक्वायर परमिशन, यानी ये जो सर्विस आपने ऐड की है आपको इसके लिए इस परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अदरवाइज आपने बाकी काम भी तो करना है ना एप्लीकेशन में, इंटरनेट की आपको जरूरत तो पड़ेगी अगर आपने कुछ भी इसके साथ यानी नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, तो इसलिए आप ऐड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इसके लिए ही ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी, अब आप अपना काम कर लें, अपना वो शेयर कर लें प्रोजेक्ट को, फायरबेस को इनिशियलाइज कर लें, और चाहे इसी मेथड से अगर आप इतना ही कॉल करें ना और ये कोई एरर ना दे रन करने पे एप्लीकेशन, तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन ओके है। ये जो था फायरबेस इंस्टेंस आईडी डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है जी। तो इतना आप करें, कोई एरर ना आए, कुछ भी ना आए, यहाँ पे भी आपको कोई एरर ना शो करे, तो इसका मतलब ओके है। बाकी मेथड मैंने आपको सारा बता दिया है आईडी गेट करने का। अगर आईडी मिल जाते फिर तो कोई शक रहा ही नहीं ना कि आपका फायरबेस कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये पार्ट आप कर लें, और ये सबका चलना चाहिए। एक ही प्रोजेक्ट होगा फायरबेस का, बाकी सबके साथ मैंने जैसे आपको बताया आप शेयर करोगे उनके शाह ऐड करके, और अपनी किसी भी एक्टिविटी के अंदर इस मेथड को कॉल करो, ओके होना चाहिए ये।